उस वक्त शाहजहान शदीद गुस्से में कमरे में इधर से उधर चकराता फिर रहा था। बाबा जान ने आज उससे जो बात की थी वो उसे शदीद गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। हालांकि उन्हें मना तो कर आया था वो, लेकिन बाबा जान के जवाब ने भी उसे इश्तियाल में मुब्तला कर रखा था अभी तक। बाबा जान का कहना था कि बेटा, तुम्हें पता तो है कि हवेली के मर्दों के निकाह में एक वक्त में 2 से 3 औरतें रहती हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक औरत तक महदूद नहीं रहने दे सकता। वैसे भी तुमने पहले अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी और उस औरत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया ये किसी से भी ढका छुपा नहीं है, लेकिन अब तुम्हें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक निकाह करना ही होगा। बाबा जान की बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए तिलमिला उठा था, क्योंकि बाबा जान हमेशा उसे हुरिया के हवाले से ताना देते थे। और ये सच है कि हुरिया ने कभी भी उसको नहीं समझा था, ना तो उसकी मोहब्बत की अहमियत जानी थी लेकिन फिर भी वो ये नहीं सोच सकता था कि बाबा जानी उसके साथ इस तरह का सलूक रवा रखेंगे। और अब आज जिस तरह उन्होंने दो टोक लहजे में अपना फ़ैसला सुनाया था, इसी वजह से तो शाहजहान उस वक्त शदीद गुस्से में था। वो किसी भी सूरत ज़रगुल से निकाह नहीं कर सकता था। वो तो ज़रगुल को अभी तक बच्ची समझता था। वो तो कभी भी उसे किसी खातिर में भी न लाया था। ज़रगुल उसकी मरहूमा फुफ्फो की बेटी, जो कि उसके बाप के ही ज़ेरे साया पली बड़ी थी। वो अभी फ़कत 16 बरस की ही थी जब बाबा जान उसका निकाह ज़ैन जैसे जवान और भरपूर मर्द के साथ करना चाह रहे थे। ज़ैन उस वक्त 29 बरस का हो चुका था, लेकिन अभी तक उसके अंदर से एक ख़ास किस्म का लाउबालीपन ख़त्म नहीं हुआ था। वो अभी भी ज़िंदगी को उस तरह संजीदा नहीं लेता था जैसे इस उम्र के मर्द लेते थे। तभी बाबा जान ने उसकी पहली शादी की नाकामी के बाद अब अपना फ़ैसला सुना दिया था, और यही बात ज़ैन को पूरी तरह चुभ रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि वो अपने बाप के सामने ज़्यादा देर तक इनकार नहीं कर सकता और ना ही उनकी बात पर मज़ाहमत जारी रख सकता है। यही वजह थी कि ज़ैन अब अपने आप पर ही अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी उसके ज़हन में भी जान का ख़्याल आया। उसने सोच लिया था कि वो एक बार भी जान से बात करके ज़रूर देखेगा, उन्हें कहेगा कि किसी भी तरह से बाबा जान को उनके फ़ैसले से मना कर दे। लेकिन जैसे ही वो बीजान के कमरे में पहुंचा तो वहां पर बैठी ज़रगुल को देख उसके गुस्से का ग्राफ एकदम ऊंचा हुआ था, और तभी वो गुस्से से उसे मुखातिब करके बोला, ये तुम क्या हर वक्त बीजान और बाबा जान से चिपकी रहती हो? ये मेरे माँ बाप हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे अपनी माँ से कुछ बात करनी है, जाओ यहाँ से। उसने बुरी तरह ज़रगुल को डांट दिया। ज़रगुल अपने आंसुओं को ज़ब्त करते तेज़ी से वहाँ से उठकर बाहर चली गई, जबकि बीजान ने मलामत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोली, शाहजहान, ये कैसा लहजा इख्तियार किया है आपने, और ये क्या तरीका था ज़रगुल से बात करने का? आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि आपने कितने बुरे तरीके से उस बेचारी को झाड़ दिया है? और फिर आपको मसला क्या है? बीजान ने भी जैन पर चढ़ाई कर दी थी, तो वो एक लम्हे के लिए शर्मिंदा हुआ। तो वो बीजान से अपने मसले की बात करने आया था और उसने आते ही उन्हें नाराज़ भी कर दिया था। तभी वो उनके करीब आन बैठा और बोला, बीजान, दरअसल मैं इस वक्त बेहद परेशान हूँ और उलझा हुआ भी। बाबा जान ने आखिर ये फ़ैसला मेरे सर पर क्यों मुसल्लत कर दिया? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। आप बाबा जान से बात तो करके देखें। उसने बीजान के घुटनों पर हाथ रखते लिजाजत भरे अंदाज में कहा। तो बीजान कहने लगी, तुम अच्छी तरह से अपने बाबा जान को जानते हो। जब वो एक फ़ैसले पर टिक जाए ना, फिर उसको करके ही रहते हैं। तुम नहीं जानते क्या कि वो कितने असूल पसंद हैं? बीजान ने साफ साफ जैन से कह दिया तो जैन खामोश हो गया, क्योंकि वो खुद ये बात जानता था कि बाबा जान बेहद असूल पसंद है और वो कभी भी अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटेंगे। बीजान से मायूस होकर वो वापस अपने कमरे में आ चुका था और अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी वो खुद पे ही गुस्सा कर रहा था, और फिर वही हुआ जो बाबा जान ने चाहा था। आने वाले जुमे को उसका निकाह ज़रगुल के साथ तय कर दिया गया था, और बाबा जान का कहना था कि रुखसती भी साथ ही होगी। हालांकि जैन शाह ने इस बात पर बहुत शोर मचाया था, और उसका कहना था कि उसे कुछ वक्त दिया जाए, रुखसती का अमल अभी ना किया जाए। लेकिन बाबा जान कहने लगे कि जब निकाह हो चुका है तो फिर रुखसती भी साथ ही होगी। जब निकाह हो चुका है तो फिर रुखसती भी साथ ही होगी। एक ही घर में रहते हुए ये मुमकिन नहीं है। तभी जैन चुप हो गया था। जुमा को बाबा जान के फैसले के मुताबिक निकाह नामे पर दस्तखत करते उसने एक बार अपने बाबा जान और बी जान की तरफ देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में उसे दस्तखत करने का इशारा किया, क्योंकि उस वक्त सारी बरादरी और गांव के सभी लोग मौजूद थे। वो जानता था उसके बाबा जान ने ये बोझ उसके सर पर जानबूझकर डाला है,
तभी उसने खामोशी से साइन कर दिए, लेकिन उस वक्त वो बेइंतहा संजीदा बैठा था। अजीज़ों, रिश्तेदारों और बरादरी के लोगों की मुबारकबादें वसूल कर रहा था। उसके चेहरे के तासुरात से उसके दिल की हालत का बखूबी पता चल रहा था। शादी में मौजूद बहुत सारे लोग आपस में चहमी-गोइयाँ भी कर रहे थे। अरे, ये ज़हनशाह तो खुश लग ही नहीं रहा। एक आदमी ने दूसरे से कहा तो वो कहने लगा, हाँ वाकई ये तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। लगता है बड़े शाह साहब ने ज़बरदस्ती किया। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। सही कह रहे हो तुम। अपनी भतीजी को ही बहू बना लिया। क्या कहने हैं इन लोगों के। मुख्तलिफ तरह की बातें वहाँ पर हो रही थी। ज़ैन शाह के कानों में भी इस तरह की आवाज़ें पड़ रही थी, लेकिन वो किसी तौर पे ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ देर के बाद ही रुखसती का शोर उठा। रुखसती क्या होना थी, एक कमरे से दूसरे कमरे तक ही ज़रगुल को लेकर जाना था और शाहज़ैन को इस पर भी काफ़ी एतराज़ था। लेकिन अब अपने बाप के सामने उसकी एक नहीं चली और ज़रगुल रुखसत होकर उसी के कमरे में आ गई। वो काफ़ी देर तक बाहर डेरे पर ही दोस्तों के साथ बैठा रहा। रात जब देर से वो अपने कमरे में गया तो ज़रगुल उस वक्त भी उसके इंतज़ार में दुल्हन बनी बैठी थी। उसे सुर्ख लिबास में देखकर ज़ैन को बेहद गुस्सा आया था। एकदम वो उसकी तरफ बढ़ा और उसे ज़ोर से बाजू से पकड़कर बेड पर से नीचे खड़ा कर दिया। क्या तुम्हें ज़रा भी समझ नहीं आती ज़रगुल कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और तुम अब तक मेरे इंतज़ार में बैठी हो? दुल्हन की तरह सच कर जाओ यहाँ से, कमरा खाली करो मेरा। और ख़बरदार, जो तुमने बाबा जान से मेरी शिकायत लगाने की कोशिश भी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। बाबा जान के कहने पर मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन इस भूल में हरगिज़ मत रहना कि कभी तुम मेरी मोहब्बत हासिल कर सकोगी। ये कहते उसने बाजू से पकड़कर ज़रगुल को कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा चटाक से बंद कर दिया। ज़रगुल तो एकदम हैरान रह गई। अपनी आंखों में आए आंसुओं को ज़ब्त से पी गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ैन उससे इतनी नफ़रत करता है कि उसे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी बेइज्जती पर आंसू बहाते वो अपने कमरे में चली आई, जहाँ पर वो शादी से पहले रहती थी। उस वक्त वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को देख रही थी। क्या कमी है मुझ में? आखिर शाहज़ैन मेरी तरफ क्यों नहीं देखता? क्यों वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है? क्यों वो मुझसे इतनी नफ़रत करता है? आखिर क्यों उसे मैं दिखाई नहीं देती? क्यों उसे मेरी आंखों में छुपी हुई मोहब्बत नज़र नहीं आती? ज़रगुल आईने के सामने अपने बेतहाशा हसीन वजूद को देखते सोच रही थी। उस वक्त सच तो ये था कि वो दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसका सारा वजूद खुशबू और रंगों में नहाया हुआ था। उसके हुस्न को दो आतिशा कर रहा था। अगर ज़ैन शाह अपनी नफ़रत की ऐनक हटा कर देखता तो शायद उसे वो बहुत खूबसूरत औरत लगती, लेकिन शाहज़ैन ने तो एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था। सारी रात वो अपने नसीबों पर रोती रही थी। आज वो बेहद इंतहा आज वो बेइंतहा उदास थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी। अपनी माँ को याद करती सिसकियाँ भरती। ज़रगुल कभी वो दिन भूल नहीं सकती थी जब अपने बाप के इंतकाल के बाद वो हवेली में अपनी माँ का हाथ थामे चली आई थी। उस वक्त ज़रगुल सिर्फ 6 बरस की थी। तभी बड़े शाह साहब ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी। उसकी माँ ने हमेशा इस सिलसिले में अपने भाई का बहुत एहसान माना था। ज़रगुल भी शाह साहब से बेइंतहा मोहब्बत रखती थी, क्योंकि शाह साहब उसकी माँ का ख़ास ख्याल रखते थे। हमेशा उसे बहन नहीं बेटी की तरह समझा था। उसकी हर ज़रूरत पूरी करते। ज़रगुल की माँ अपने शोहर की अचानक मौत की वजह से अंदर से टूट कर रह गई थी और न जाने वो गम उसे अंदर से कैसे खा गया कि वो एक रात चुपके से आंखें मूंद गई। ज़रगुल जो पहले सिर्फ यतीम थी, अब बेआसरा भी हो गई थी। उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन बड़े शाह साहब ने उसे अपनी मोहब्बत की छाँव में ले लिया, उसकी ज़िम्मेदारी उठा ली। ज़रगुल अपनी माँ की वजह से काफ़ी दिन तक निढाल रही। ज़ैन शुरू से ही उसे नापसंद करता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जैसे ज़रगुल के आने के बाद बड़े शाह साहब ज़रगुल को ज़्यादा अहमियत देते हैं और ज़ैन से उनकी मोहब्बत में कमी आ गई है। हालांकि ऐसी कोई बात ना थी। ज़ैन उनका इकलौता वारिस था और शाह साहब उससे बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन ज़ैन अपनी नफ़रत में ये देख नहीं पाता था। वो अक्सर ज़रगुल को आते जाते झिड़क देता, बिला वजह डांट डपट करता, एक आधा छोटा सा थप्पड़ भी लगा देता। ज़रगुल उससे डरती थी, इसीलिए उसके आने पर सहम जाती और इधर उधर हो जाती। जबकि ज़ैन की वालदा, जिन्हें ज़ैन के देखा देखी वो भी बीजान कहने लगी थी, उससे बहुत मोहब्बत करती थी। वो अक्सर उसे
वो अक्सर ज़ैन को समझाती, हालांकि ज़ैन कोई बच्चा नहीं था, बड़ा हो रहा था। वो ज़रगुल से तो तकरीबन 13-14 बरस बड़ा था, लेकिन वो फिर भी इस बात को नहीं समझता था और इसी वजह से अक्सर ज़रगुल के साथ उसका रवैया बेइंतहा हद तक आमेज़ और दुरुस्त हो जाता था और ज़रगुल खामोशी से आंसू बहाते वहाँ से चली जाती। ज़रगुल अभी 12 बरस की हुई थी जब ज़ैन की शादी हो गई। ज़ैन ने ये शादी अपनी पसंद की थी और इस शादी के लिए उसने अपने बाप से टक्कर ली थी। ज़ैन अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते एक लड़की को पसंद करता था और तभी उसे वहाँ पर दिल दे बैठा। हालांकि शाह साहब हवेली के वारिस में किसी गैर खून की आमेज़िश नहीं चाहते थे, लेकिन ज़ैन की ज़िद और उसकी धमकियों के आगे वो भी मजबूर हो गए थे। मजबूरन उन्हें ज़ैन का निकाह करना पड़ा, लेकिन ज़ैन को वो शादी रास नहीं आई। हुरिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन नकचढ़ी लड़की थी। ज़ैन उसके साथ शहर में शिफ्ट हो गया था, लेकिन वहाँ पर भी हुरिया के रंग ढंग नहीं बदले थे। उसने ज़ैन से शादी तो कर ली, लेकिन वो किसी भी सूरत अपनी आज़ादी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ज़ैन उससे ये पूछे कि वो कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। यही वजह थी कि उसके साथ अक्सर इख्तलाफात होते रहते। वही बातें जो पहले ज़ैन को उसकी पसंद थी, अब दोनों के बीच इख्तलाफ का ज़रिया बन रही थी। ज़ैन को उसकी मर्दों के साथ दोस्ती पर भी एतराज़ था, जबकि हुरिया उसे कंजर्वेटिव मर्द कहने लगी थी। उसका कहना था कि पहले से तुम जानते थे कि मैं किस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा मिजाज कैसा है। अब अगर तुम मुझ पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाओगे तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं रह सकती। मैं एक पिंजरे में कैद होकर नहीं रह सकती और ना ही मुझे गांव की आम लड़कियों की तरह घर पर बैठकर तुम्हारी माँ की तरह रोटियां बनानी है। हुरिया अक्सर गुस्से में हद पार कर जाती। ज़ैन एक रिवायती मर्द था। हवेली में जिस तरह उसने औरतों को देखा था, वो हुरिया को भी वैसा ही देखना चाहता था और यही ज़ैन की गलती थी, क्योंकि हुरिया एक अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। ज़ैन इस बात को नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए जल्द ही उन दोनों के इख्तलाफात और इस नोयत पर पहुंच गए कि नौबत तलाक तक आन पहुंची। ज़ैन वापस हवेली आ चुका था और उसके बाद अब तक वो ऐसे ही बाबा जान की ज़मीनों और कारोबार को संभाले हुए था। शाह साहब अक्सर उससे शादी का कहते रहते थे, लेकिन ज़ैन किसी भी सूरत नहीं मान रहा था। उसका कहना था कि अभी मुझे कारोबार पर तवज्जो देने दे, शादी करके देख ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि शाह साहब उसे कहते कि तुमने गलत औरत का इंतखाब किया था। ख़ानदानी औरतें हमेशा घर बसाती हैं और तुमने जिस औरत का इंतखाब किया था वो ख़ानदानी हरगिज़ नहीं थी। शाह साहब अक्सर उसे हुरिया के हवाले से जब ताना देते तो ज़ैन तिल मिला सा जाता, लेकिन फिर जब उन्होंने उसे ज़रगुल से शादी करने के लिए आमादा किया तो उसे बेइंतहा प्रेशराइज़ किया गया था। ज़ैन को मजबूरन ज़रगुल से शादी करना ही पड़ी, लेकिन शादी की पहली रात ही ज़ैन ने जब उसे अपने कमरे से निकाल दिया तो वो मुतमईन हो गया था, क्योंकि वो हरगिज़ भी ये नहीं चाहता था कि ज़रगुल उसकी ज़िंदगी में शामिल रहे। उसने सोच लिया था कि कभी मौका देखकर वो शाह साहब से बात करेगा और ज़रगुल को तलाक दे देगा, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद ना थी और अभी तक वो उसे एक बच्ची ही समझता था जो उसे देखकर इधर उधर हो जाती थी और अक्सर उसकी आंखों में उसे खौफ नज़र आता था उसे देखकर, और ज़ैन को वो खौफ बहुत मज़ा देता था देख। शादी के अगले दिन सुबह के वक्त जब वो सोकर उठा तो बीजान ने उसे बुलवा लिया। तभी उसे कहने लगी, ज़ैन शाह, आप इतना लेट क्यों उठे हैं? ज़रगुल तो कब से उठकर बाहर आ गई। शादी की पहली सुबह, आप दोनों को मिलकर नाश्ता करना चाहिए था। जबकि ज़ैन एक नज़र गुल को देख कर रह गया और तभी बीजान से बोला। बीजान दरअसल रात काफ़ी देर तक डेरे पर बैठा रहा और जब कमरे में गया तो काफ़ी देर बाद आंख लगी, इसीलिए अभी तक मैं सो रहा था और मुझे तो ज़रगुल के बाहर आने का पता ही नहीं चला। ज़ैन ने लापरवाही से झूठ बोलते नाश्ता अपने आगे सरकाया। उस वक्त उसके सामने उसका फेवरेट नाश्ता पड़ा था। वो बड़ी रग़बत से खाने लगा, जबकि उसने एक नज़र भी ज़रगुल की तरफ उठाकर नहीं देखी थी कि वो क्या कर रही है, नाश्ता कर भी रही है या नहीं। ज़रगुल के चेहरे पर उस वक्त कोई भी रोशनी नहीं दिख रही थी। वो मुरझाए हुए चेहरे के साथ बैठी हुई थी। साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो अपने आंसू ज़ब्त कर रही है। यही वजह थी कि ज़ैन ने दोबारा उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया।
लेकिन उन दोनों के चेहरों को बारी बारी देखते बीजान अपने आप में कुछ सोच रही थी। न जाने उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि ज़रगुल का चेहरा कहीं से भी एक नवब्याता दुल्हन की तरह नहीं लग रहा था। जैन नाश्ता करके उठ गया था। ज़रगुल भी अब उठने को पर तोल रही थी। तभी अचानक बीजान ने उसे मुखातिब किया और कहने लगी, ज़रगुल, जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें एक मामी की तरह नहीं, एक माँ की तरह बनकर पाला है। एक माँ बनकर पाला, एक माँ बनकर तुम्हारा ख्याल रखा, और मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में और आंखों में क्या बसा है। मुझे अच्छी तरह खबर है। मैं ये भी जानती हूँ जब तुम मुझसे झूठ बोलती हो तो किस तरह मुझसे नज़रें चुराती हो। लेकिन इस वक्त मैं एक माँ बनकर तुमसे पूछ रही हूँ, क्या जैन शाह का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है? क्या उसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया? उसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक तो नहीं किया क्या? बीजान ने कहते बड़ी गहरी नज़रों से ज़रगुल की तरफ देखा था। ज़रगुल की आंखों में एकदम आंसू आ गए। ताहम उसने पलकें झपकाकर उन्हें अंदर धकेलने की कोशिश की और भराई आवाज़ में बोली, बीजान को तसल्ली देते हुए, नहीं बीजान, ऐसा कुछ भी नहीं। जैन बहुत अच्छे हैं। वो बस रात को देर से आए थे, इस वजह से हमारी बात नहीं हुई कोई। ज़रगुल ने बीजान को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की, लेकिन बीजान अपने आप में कुछ सोच कर रह गई। वो एक ज़माना शनास औरत थी। हवेली में रहते उन्हें बरसों गुजर चुके थे। रोज़ नई नई औरतों से मिलकर उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि औरत किस मौके पर क्या झूठ बोलती है। उस वक्त ज़रगुल की कैफियत भी वो अच्छी तरह समझ रही थी और उन्हें साफ पता चल रहा था कि जैन का रवैया ज़रगुल के साथ अच्छा नहीं है। रात वलीमे का एहतमाम था। वलीमा भी खूब जोशो खरोश से हुआ था। हवेली वालों की तरफ से कई घंटे फायरिंग की गई थी। खुशी के लिए सारे गांव में चरागाह किया गया और इसके अलावा खुले पकवान बनवाए गए थे ताकि सारा गांव उन पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। हवेली के इकलौते वारिस की शादी थी, इसी वजह से हर इंतज़ाम बेहतरीन था और किसी को भी तो भूखा नहीं सोना पड़ा था और ना ही मेहमानों की खातिरदारी में किसी तरह की कोई कमी रखी गई थी। सारी रात वलीमे की रौनक बहाल रही। उस रात भी जैन ने डेरे पर ही गुजारी। सारी रात घर नहीं आया, जबकि किसी को भी पता नहीं था। सबके सामने ज़रगुल जैन के कमरे में चली गई, लेकिन जब उसे ये इत्मीनान हो गया कि सब सो गए होंगे, वो उठकर अपने पुराने कमरे में आ गई। ज़रगुल इस तरह अपने बड़ों को धोखा देने पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, लेकिन क्या करती? अगर वो जैन के खिलाफ जाती तो जैन उससे और ज़्यादा नाराज़ होता, उससे और ज़्यादा गुस्सा करता। ज़रगुल हरगिज़ ये नहीं चाहती थी, इसीलिए अपने बड़ों को धोखा देना जारी रखा। वो हमेशा यही करती थी, सबके सामने जैन के कमरे में जाती और उनके सोने के बाद वापस अपने कमरे की तरफ आ जाती, क्योंकि जैन का मामूल था वो अक्सर रात को देर से आता या फिर रातों को आता ही नहीं था। क्योंकि हवेली का एक लौता वारिस था, अक्सर उसे शहर भी जाना पड़ता या फिर गाँव की ज़मीनों के मामलात के लिए अक्सर डेरे पर ही रह जाता। आजकल वो शहर गया हुआ था और ज़रगुल उसकी गैर मौजूदगी में उसी के कमरे में सो रही थी, क्योंकि उसे वहाँ से जैन की खुशबू आती थी। वो जैन को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। उसके तकिए को अपने सीने से लगाए वो उसके बिस्तर पर सो जाती तो उसे सुकून की नींद आती थी। बीजान ने भी एक दो बार रात को उठकर जब उसे जैन के कमरे में सोते देखा तो उन्हें जैसे इत्मीनान सा हुआ, लेकिन आज जब उसने बड़े शाह साहब से ये सुना कि जैन रात को वापस आ रहा है तो वो बेचैन हुई थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि जैन अब उसे अपने कमरे में घुसने नहीं देगा। यही वजह थी वो टीवी लाउंज में ही बैठ गई। वो एक नज़र जैन को देखना चाहती थी, अपनी नज़रों की प्यास बुझाना चाहती थी। उसने टीवी लाउंज के सोफे पर बैठकर वक्त गुजारने का फ़ैसला कर लिया। बीजान ने उसे कहा भी कि ज़रगुल उठकर कमरे में चली जाओ, यहाँ इस वक्त अकेली क्यों बैठी हो? तो वो कहने लगी कि मैं जैन का इंतज़ार कर रही हूँ, न जाने रात को किस वक्त आए, और चाय भी बना दूंगी, आप बेफिक्र होकर सो जाएं, वो कुछ ही देर तक आ जाएंगे। ज़रगुल ने बीजान को तसल्ली देते उन्हें सोने के लिए भेज दिया। तब बीजान उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दुआएं देती अपने कमरे में चली गई, जबकि वो वहीं सोफे पर बैठी न जाने कब सो गई, उसे कुछ खबर ही ना हुई। शाहजैन जब टीवी लाउंज में कदम रखा उसने तो सामने सोफे पर बेखबर सोई ज़रगुल को देख जैसे ठिठक सा गया। उसे यूं लगा जैसे आज उसने पहली बार ज़रगुल को देखा है। ज़रगुल का मासूम हुस्न उस वक्त सोया हुआ गज़ब ढा रहा था। उसके बालों की एक लट उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रही थी, लेकिन नींद में ज़रगुल को इस बात की खबर नहीं थी। जैन बेख्तियार उसे यकटुक देखता जा रहा था, नहीं समझ पा रहा था कि ज़रगुल उसे आज इतनी प्यारी क्यों लग रही है।
کیا وہ ہمیشہ سے ہی پیاری تھی؟ تبھی خود کو ڈپٹتے اس نے اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے اور کمرے میں جا کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں زرگل کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ کیا آج سے پہلے کوئی حسین لڑکی نہیں دیکھی؟ یا پھر حوریہ کو بھول گئے ہو؟ کتنی خوبصورت تھی وہ! ذہن خود کو ملامت کر رہا تھا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اس وقت زرگل کے حسن نے اس کے دل کے تاروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ بے اختیار اس کے بارے میں سوچتا چلا جا رہا تھا۔ تبھی ذہن شاہ کے دماغ میں خیال آیا، ارے وہ باہر کیوں سو رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ مجھے اسے اٹھا کر کمرے میں لٹا دینا چاہیے۔ ذہن نے جیسے خود کو ملامت کی اور بے اختیار دوبارہ لاؤنج میں چلا آیا، لیکن لاؤنج میں داخل ہوتے یہ دیکھ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ زرگل کے قریب حویلی کا ایک ملازم کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا، تبھی ذہن نے ایک دم غصے سے اسے مخاطب کیا، خان کیا کر رہے ہو یہاں؟ ذہن کی آواز سن کر وہ ایک دم گھبرا گیا، جبکہ زرگل بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ وہ ابھی کچی نیند سے جاگی تھی۔ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ذہن کس بات پر غصہ کر رہا ہے، جبکہ خان اس وقت بے حد گھبرائی حالت میں کھڑا تھا۔ تبھی ذہن نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا اور بولا، تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں کہ یہ کون ہے؟ کس کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہو تم؟ میں آج تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ تم نے سوچ کیا رکھا ہے؟ ذہن نے پے در پے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا، جبکہ زرگل ایک دم سہم گئی تھی۔ اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ملازم اسی کی عزت کے درپے تھا، اور یہی بات شاہ ذہن کے اندر سے کھا گئی تھی اس کو۔ وہ اس وقت خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ملازم کی حالت اس نے بدتر کر دی تھی۔ یہ سب شور سن کر بی جان اور بابا جان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ خود بھی حیران تھے کہ آخر حویلی میں یہ کیسا کوہرام مچا ہوا ہے۔ تبھی شاہ صاحب آگے بڑھے اور کہنے لگے، ذہن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہ خان تم بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کیوں اس طرح ذہن تمہیں پیٹ رہا ہے؟ جبکہ خان ایک دم شاہ صاحب کے پیروں سے لپٹ گیا اور بولا، شاہ صاحب میں قسم کھاتا ہوں میری کوئی غلطی نہیں، ذہن بابا کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبکہ ذہن تل ملا کر آگے بڑھا، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، تم اس وقت کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ ذہن کے اس طرح کہنے پر بڑے شاہ صاحب نے پوچھا کہ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے، اور تبھی ذہن نے انہیں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر بڑے شاہ صاحب کے ماتھے پر بھی طائش کی ایک لہر ابھر آئی، اور تبھی وہ خان کی طرف مڑ کر کہنے لگے، سچ سچ بتاؤ خان، معاملہ کیا ہے؟ ذہن کو اتنی بڑی غلط فہمی نہیں ہو سکتی، جبکہ خان کسی بھی طور ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بڑے شاہ صاحب نے اس وقت حکمت عملی سے کام لیتے خان کو اس کے کوارٹر میں بھیجا اور ذہن کو اس کے کمرے میں، جبکہ زرگل بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی کے کمرے میں آ گئی تھی اب، اور ذہن سے بولی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری عزت کی حفاظت کی۔ جبکہ اس کے اس طرح کہنے پر ذہن غصے سے اس کی طرف مڑا اور بولا، کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ حویلی میں مرد ملازم پھر رہے ہوتے ہیں، اور کیسے بے خبری سے تم سو سکتی ہو کھلے ایریے میں؟ کیا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤ؟ ذہن اسے ڈانٹ رہا تھا، لیکن آج پہلی بار تھا کہ زرگل کو اس کا غصہ برا نہیں لگا، کیونکہ ذہن کے غصے میں اس کی محبت دکھ رہی تھی، وہ محبت جو زرگل محسوس کر سکتی تھی۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ ذہن اس کی فکر کر رہا ہے اور اس کا خیال کرتے ہوئے اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زرگل محبت پاش نظروں سے اسے بولتا ہوا دیکھتی رہی، اور ذہن نے جب یہ محسوس کیا کہ زرگل اس کی طرف متوجہ ہی نہیں بلکہ کہیں کھوئی ہوئی ہے، تبھی اس نے ایک دم اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تم مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھتی جا رہی ہو، آخر چیز کیا ہو تم؟ ذہن نے کہتے ہوئے ایک دم اسے جھنجھوڑا تو زرگل جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگی اور بولی، کیا ذہن، میں تو پہلے ہی دن سے آپ کی محبت کی پیاسی ہوں، آپ کی داسی ہوں، آپ نہیں جانتے آپ نے کس طرح میرے دل میں اپنا مکان بنا رکھا ہے۔ زرگل کے اس کھلے اعتراف محبت نے ذہن کو جیسے منجمد کیا تھا، اور اس کے مستضاد گل کا لمس اسے عجیب سا احساس دلا رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کے جذبات بہکنے لگے، وہ چند لمحوں میں پسینے میں نہا گیا۔ تبھی اس نے ایک دم اپنا ہاتھ زرگل کی کمر میں ڈالا اور پھر وہ رات ان کی محبتوں کی امین بن گئی۔ ذہن اور زرگل کی محبت کی ایک نئی کہانی شروع ہوئی۔ اگلی صبح ذہن زرگل سے نظریں چرائے فوراً کمرے سے نکل گیا، جبکہ زرگل ابھی بھی بے خبر سو رہی تھی۔ ذہن صبح سویرے کمرے سے نکل آیا، وہ ساری رات نہیں سویا، اسے ایک عجیب پچھتاوے کا احساس ہو رہا تھا
कैसे वो इतना कमज़ोर मर्द साबित हो सकता है कि एक लड़की के ज़रा से लम्स ने उसकी सारी नफ़रत भुला दी उसके दिल से और वो मोहब्बत में बहकता चला गया। ज़ैन को अंदाज़ा नहीं था कि ज़रगुल का लम्स इतना ताकतवर होगा कि वो चारों शाने चित्त हो जाएगा और उस वक्त वो अपने आप को मलामत करता बगैर बाबा जान को बताए शहर आ चुका था। यहाँ पर वो अपने कमरे में मौजूद सिगरेट पर सिगरेट पीता जा रहा था। उस वक्त उसके दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। वो ख़ुद को मलामत कर रहा था। सोच भी नहीं सकता था कि वो ज़रगुल जिससे वो इतनी नफ़रत करता था, एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, वो अचानक ही उसके आगे हार मान लेगा और उसकी मोहब्बत के आगे घुटने टेक देगा, उसके हुस्न को खिराजी तहसीन पेश करने लगेगा। ये बात उसकी अना पर बहुत भारी ज़र्ब की तरह लगी थी, लेकिन ज़ैन शाह को अंदाज़ा नहीं था कि ज़रगुल की मोहब्बत बहुत ज़ोरावर है और अब वो उसके दिल में अपनी जगह बना चुकी है और ये मोहब्बत चंद दिनों में ही एक तनावर दरख्त की तरह अपनी जड़ें मजबूत कर लेगी। ज़ैन को हवेली से आए 1 हफ़्ता हो चुका था। बड़े शाह साहब ने उससे पूछा भी कि अचानक शहर क्यों चले आए, तो ज़ैन ने अपने किसी दोस्त के एक्सीडेंट का बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया था। लेकिन सच तो ये था कि वो उस वक्त जैसे सबसे नज़रें चुराए हुए यहाँ छुप कर बैठा था और ख़ुद को मलामत कर रहा था। वो हरगिज़ हवेली नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो जान गया था वो ज़रगुल के आगे बेबस हो चुका है और अब ज़रगुल की मोहब्बत उसे किसी तौर भी पीछे नहीं रहने देगी। यही वजह थी कि वो यहाँ पर रहकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर शहर में आए ज़ैन शाह को 1 महीना हो चुका था और अब वो खुद अपनी सज़ा से तंग आ चुका था, इसीलिए उसने वापसी का इरादा कर लिया। आज वो अचानक ही हवेली पहुँच गया। बीजान और बाबा जान तो उसे देखकर जैसे खिल उठे थे और ज़ैन की बेचैन नज़रें इधर उधर किसी को ढूंढ रही थीं। तभी उसने लापरवाही भरे अंदाज में बीजान से ज़रगुल के बारे में पूछा तो बीजान कहने लगी कि अपने कमरे में होगी। जिस दिन से तुम गए हो बहुत उदास है, न जाने क्या बात है, मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा। बीजान के कहने पर वो यकदम बेचैन हुआ, फ़ौरन अपने कमरे की तरफ बढ़ा। ज़रगुल उस वक्त ज़ैन की शर्ट को सीने से लगाए बेखबर सो रही थी। ज़ैन बेख्तियार उसकी तरफ आया और उसके करीब आहिस्ता से बैठ गया, यकटुक उसे देखने लगा। उस वक्त वो सोए हुए बेहद मासूम लग रही थी और जिस तरह से उसने ज़ैन की शर्ट को अपने सीने से लगा रखा था, ज़ैन को बेख्तियार उसकी इस अदा पर प्यार आया। वो आहिस्ता से उसके बिखरे बालों को अपने हाथों से समेटने लगा। ज़रगुल नींद में हल्का सा कसमस आई तो ज़ैन के बाजू को उसने अपने दोनों बाजुओं की गिरफ्त में ले लिया। ज़ैन बेबस सा बैठा रह गया। न जाने कितनी देर गुजरी थी, न जाने किस एहसास के तहत ज़रगुल की आंख खुली तो ज़ैन को अपने इतने करीब देख वो बेहद हैरान हुई। उसे यूं लगा जैसे ख्वाब देख रही है। तभी उसने ज़ैन को छूकर जैसे तस्दीक की और एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। आप आ गए? आप लौट आए। उसे जब इस हकीकत का अंदाज़ा हुआ कि ज़ैन वापस आ चुका है तो एकदम बेख्तियारी से उसके गले से जा लगी और उसके साथ लिपट कर रोने लगी। उसके आंसू ज़ैन की शर्ट पर गिरने लगे और उसके दिल को भिगोने लगे थे। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। तभी ज़ैन ने आहिस्ता से उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहने लगा, और कितना रोगी, कितना जुल्म करोगी मुझ पर? तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मैं तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। ये कहते उसने उसके आंसू अपनी हथेली से आहिस्ता से साफ किए और उसके बिखरे बालों को समेट उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया, जबकि ज़रगुल उसके बोसे से जैसे खुद में ही सिमट गई थी और तभी अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा होते हुए ज़ैन से बोली, मैं आपके बगैर बेहद उदास और परेशान हो गई थी। एक लम्हा भी आपकी याद मेरे दिल से गाफिल नहीं हुई। ज़रगुल ने कहते ही ज़ैन के चेहरे की तरफ देखा तो ज़ैन बोला, सच तो ये है कि मैं भी तुमसे भाग भाग कर थक चुका था, खुद को समझा समझा कर थक चुका था। अब एक लम्हा भी तुम्हारे बगैर मैं भी नहीं रह सकता। मैं नहीं जानता मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत कैसे पैदा हुई, लेकिन उस रात के बाद मेरे अंदर सब कुछ बदल कर रह गया। मैं जो तुम्हारे लिए इतनी नफ़रत महसूस करता था, तुमसे बेतहाशा नफ़रत करने के बावजूद आज तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। इस वक्त तुम्हारी मोहब्बत में हारा हुआ एक शख्स तुम्हारे सामने बैठा है। ज़ैन ने कहते ज़रगुल के हाथ को थाम लिया, जबकि वो बोली, आपकी मोहब्बत मेरे लिए एक एज़ाज़ है। मैं जानती हूँ कि आप दिल के बुरे नहीं और ना ही कभी आप मेरे साथ कोई ज़्यादती करते रहे। आपको वक्ती गुस्सा था। आप हमेशा इस गुस्से के तहत आकर मुझे डांट जाते, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया
मैं शायद बचपन से ही आपकी मो मैं शायद बचपन से ही आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। आपकी शानदार शख्सियत, आपका बारोब अंदाज़ मेरे दिल में एक ख़ास मकाम बना गया, जिसकी वजह से मैं कभी आपकी मोहब्बत से खुद को आज़ाद करवा ही नहीं पाई। ज़रगुल ने खुले दिल से एतराफ़ किया तो ज़ैन उसकी मोहब्बत को महसूस करके सरशार हुआ था। जैसे ज़रगुल की मोहब्बत वैसी ही थी जैसी वो हुरिया से चाहता था, लेकिन हुरिया तो खुद पसंद और सरकश लड़की थी। वो किसी एक मर्द के साथ खुद को बांध कर नहीं रख सकती थी। यही वजह थी कि ज़ैन ने उससे बहुत जल्द अपने रास्ते अलग कर लिए। ज़रगुल के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। अगर उसके बाप ने उसके लिए गलत फ़ैसला लिया था तो ये फ़ैसला उसके लिए अगर उसके बाप ने उसके लिए कोई फ़ैसला लिया था तो ये फ़ैसला उसके लिए बेहद सूदमंद साबित हुआ। ज़रगुल उसके दिल में अपनी ख़ास जगह बना गई और जिस तरह वो उससे मोहब्बत करती थी, ज़ैन सच में खुद को बहुत खुशकिस्मत समझने लगा। उन दोनों के चेहरों पर फैली हुई खुशी और मोहब्बत का सुकून देख बीजान और शाह साहब भी बेहद खुश थे। शाह साहब जब अपने फ़ैसले पर पछताने लगे थे, क्योंकि ज़रगुल के चेहरे पर हर वक्त उदासी छाई रहती। वो इस उदासी का ज़िम्मेदार खुद को समझते थे, लेकिन ज़ैन की बर वक्त वापसी ने ज़रगुल के चेहरे से उस उदासी को ख़त्म कर दिया था। अब वहाँ मुस्तकिल खुशियों का एक ठिकाना बन चुका था, जिसे देखकर हवेली के मकीन भी निहाल हो जाते थे। और आज 2 बरस गुजर चुके थे। ज़ैन और ज़रगुल की एक बहुत प्यारी बेटी ज़रमीने थी। ज़ैन की जान बसती थी अपनी बेटी में। वो ज़ैन को बेहद अजीज़ थी। अपनी खुशी का ज़िम्मेदार वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़रगुल को ठहराता था। ज़रगुल के साथ उसकी मोहब्बत बहुत ज़ोरावर हो चुकी थी और अब वो अपनी पिछली सोच पर हैरान होता कि कैसे एक ही घर में रहते वो ज़रगुल को कभी नहीं समझ पाया। कैसे वो इतना अरसा ज़रगुल से बेखबर रहा। और आज उनकी शादी की दूसरी सालगिरह थी, जब वो ज़रगुल से कहने लगा, ज़रगुल, तुमने इन 2 सालों में मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल बदल कर रख दिया है। मैं अब एक मुकम्मल मर्द के तौर पर मुआशरे में अपना काम कर रहा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हुरिया के बाद मैं कभी शादी भी करूँगा, क्योंकि हुरिया के बाद मेरा हर औरत से एतबार उठ चुका था। मुझे यही लगता था कि अब कोई भी औरत घर बसाने के काबिल नहीं। मुझे सब औरतें एक जैसी लगती थीं। तुम्हारे बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हें तो मैं हमेशा एक बच्ची समझता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी अच्छी शरीके सफ़र साबित होगी। मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा खुशियों से भर दोगी। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैन ने मोहब्बत से कहते उसके हाथ में एक मखमली डब्बा पकड़ाया, जिसे थाम कर ज़रगुल खुशी से मुस्कुरा दी। आप हमेशा मुझे बहुत कीमती तोहफ़े देते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे लिए इन तोहफ़ों से ज़्यादा आपकी आंखों की मोहब्बत, आपके लहजे का इकरार है। आप मुझे बस वही सौंप दिया करें, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। ज़रगुल ने उस डब्बे को खोला भी नहीं और साइड टेबल पर यूं ही रख दिया, जबकि ज़ैन बेख्तियार उसकी मोहब्बत को महसूस करके उसे खुद के साथ लगा गया। तो ज़रगुल ने भी तमानियत के एहसास से मगलूब होकर उसके शाने पर सर रख दिया। रात भीगती जा रही थी और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में सरशार एक दूसरे में खो चुके थे। उन दोनों की मोहब्बत को मंजिल मिल चुकी थी और जानते थे कि अब उन दोनों का वजूद एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है।